मोमोलैंड के राजा की बेटी एंजेलो बचपन से ही बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल थी। उसके माथे पर हमेशा बल पड़े रहते थे। मारिया, मारिया कहाँ मर गई? अभी आई राजकुमारी। सुबह सुबह तुम कहाँ मर जाती हो? कितनी बार कहा है कि जब मैं जागूं तो चाय मेरी टेबल पर रखी मिलनी चाहिए। माफ करना राजकुमारी, मैं आपके भाई के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसके लिए नाश्ता बाद में बना देना, पहले मेरे लिए चाय लेकर आओ। नौकरानी ने एंजेलो को चाय लाकर दी। चाय का पहला घूंट पीते ही एंजेलो ने चाय थूक दी। छी, इतनी घटिया चाय बनाई है, इसमें ना तो चीनी है ना अदरक है। ये लो, अब चाट लो अपने चेहरे की चाय। मैं जा रही हूँ, जब लौट कर आऊं तो खाना बना मिलना चाहिए। एंजेलो जंगल में टहलने के लिए निकली। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते लकड़हारे को भूख लगी। पास में ही एक आम का पेड़ था, लेकिन आम के पेड़ पर आम बहुत ऊपर लगे हुए थे। लकड़हारे ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और आम तोड़ने के लिए पेड़ पर मारा, लेकिन लकड़हारे का निशाना चूक गया और मिट्टी का ढेला राजकुमारी एंजेलो के सिर पर जा गिरा। कौन है वहाँ? किस जाहिल ने मेरे ऊपर मिट्टी फेंकी? लकड़हारे को जब पता लगा कि मिट्टी का ढेला राजकुमारी के ऊपर गिर गया है तो उसका मुंह सूख गया। माफ करना माई बाप, मैंने आम तोड़ने के लिए मिट्टी का ढेला फेंका था, लेकिन गलती से। मुझे कुछ नहीं सुनना। सिपाहियों, इसे पकड़ लो और आज शाम को मेरे सामने इसे 50 कोड़े लगाना। राज्य में विल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राजकुमारी ने जिस लकड़हारे को सजा सुनाई थी वो विल के चाचा थे। आज काफी सारे काम निपटाने हैं। बाजार से सब्जी लेकर आना है, फिर खाना बनाना है और उसके बाद लॉरेंस के घर भी जाना है। विल, तुम्हारे चाचा को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया है। मैंने लोगों से सुना है कि राजकुमारी एंजेलो ने तुम्हारे चाचा को 500 कोड़े लगाने की सजा सुनाई है। विल तुरंत दौड़ता हुआ राजकुमारी के महल पहुंचा और राजकुमारी से दया याचना करने लगा। राजकुमारी, मेरे चाचा पर रहम करें, वे कमजोर हैं। 500 कोड़े में तो वो मर जाएंगे। मेरा लंच का टाइम हो रहा है, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे गुस्सा हो गया तो सजा बढ़ाकर 1000 कोड़े कर दूंगी। सिपाहियों, इस लड़के को बाहर निकाल दो। राजकुमारी ने विल की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और विल के चाचा को 500 कोड़े लगवाए। विल के चाचा ने दर्द से दम तोड़ दिया। राजकुमारी, कभी तुमने सोचा है अगर सारे लोग तुम्हारे जैसे गुस्सैल हो जाएं, तो ये दुनिया कितनी बदसूरत हो जाएगी। वैसे मैंने तुम्हारे सामने दया की भीख मांगी है, वैसे ही कभी तुम्हें भी किसी के सामने दया की भीख मांगनी पड़ेगी। समय बीता और राजकुमारी का गुस्सैल स्वभाव बढ़ता ही गया। राज्य के लोग राजकुमारी से थर थर कांपते थे। जब वो सड़क से गुजरती तो लोग रास्ता छोड़कर भाग जाते। जो लोग घर में होते वे अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिया करते। लोगों को डर लगता कि पता नहीं किस बात पर राजकुमारी को गुस्सा आ जाए और वो उन्हें कोड़े मारने की सजा सुना दे। एक दिन गुस्से में राजकुमारी ने अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। तब उसका छोटा भाई रूठकर हमेशा के लिए राज्य छोड़कर चला गया और कभी नहीं लौटा। बेटे के चले जाने के गम में राजा बीमार पड़ गया। पड़ोसी राज्य के राजा स्टुअर्ट को जब पता लगा कि मोमोलैंड के राजा का बेटा घर छोड़ चुका है और राजा बीमार है, तो मौका देखकर उसने तुरंत मोमोलैंड पर कब्जा करने का मन बना लिया। मंत्री जी, मोमोलैंड पर आक्रमण करने की तैयारियां शुरू कीजिए। सुना है राजा की लड़की बहुत गुस्सैल है, उसे अपनी रानी बनाने में मुझे बहुत मजा आएगा। स्टुअर्ट ने मोमोलैंड पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी, आप राजा को लेकर भाग जाइए, वे लोग महल तक आ पहुँचे हैं। स्टुअर्ट आपसे जबरदस्ती शादी करके आपको अपनी रानी बनाना चाहता है। एंजेलो अपने बीमार पिता को घोड़े पर डालकर जंगल के रास्ते भाग निकली। स्टुअर्ट उसके पीछे गया। जंगल में एक दलदल थी। एंजेलो का घोड़ा दलदल में फंस गया।
एंजेलो ने किसी तरह खुद को और अपने पिताजी को दलदल से बाहर खींच लिया, लेकिन घोड़ा डूब गया। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? स्टुअर्ट कुछ ही देर में मुझ तक पहुंच जाएगा। बिना घोड़े के ये जंगल पार करना नामुमकिन है। एंजेलो ने आसपास देखा तो उसे कुछ दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बराबर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। एंजेलो ने जाकर उस घोड़े को खोलना चाहा, लेकिन घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। तभी झोपड़ी से विल बाहर निकला। विल को देखते ही एंजेलो उसे पहचान गई। एंजेलो की आंखें शर्म से भर गईं। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर इस समय मुझे तुम्हारी और तुम्हारे घोड़े की जरूरत है। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो। स्टुअर्ट मेरे पीछे आ रहा है। वो मेरे पिता को मारकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। एंजेलो विल के सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। खड़ी हो जाओ, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। विल जंगल का चप्पा चप्पा जानता था। वो अपने घोड़े पर एंजेलो और राजा को बैठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। तुमने ठीक कहा था विल, अगर ये सारी दुनिया मेरे जैसी गुस्सैल बन जाए तो बहुत बदसूरत हो जाएगी। तुम्हारे जैसे विनम्र लोगों की वजह से ही दुनिया खूबसूरत है। मेरा गुस्सैल स्वभाव मेरे राजकुमारी होने के अहंकार के कारण था। अब मेरा अहंकार टूट चुका है, इसलिए अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी। बेटी, इस समय हमारे राज्य को एक युवा राजकुमार की जरूरत है। अगर तुम विल से शादी कर लो तो हमारा राज्य बच सकता है। एंजेलो ने विल से विवाह कर लिया। विल ने अपने राज्य के सिपाहियों को इकट्ठा किया और स्टुअर्ट से मोमोलैंड दोबारा हासिल कर लिया। हम्पीगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा की इकलौती बेटी थी मारिया। मारिया 8 फीट लंबी थी। राजा अपनी बेटी की लंबाई से बहुत हैरान था। उसे अपनी बेटी की लंबाई का कोई लड़का नहीं मिल पा रहा था। लंबे से लंबे लड़के भी मारिया की लंबाई के आगे छोटे पड़ जाते। पिताजी, यही हाल रहा तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। आप मेरी शादी मुझसे छोटे लड़के से कर दीजिए। आखिर इसमें परेशानी ही क्या है? मैंने अपनी पूरी उम्र में ऐसा कोई विवाहित जोड़ा नहीं देखा जिसमें लड़का छोटा हो और लड़की लंबी हो। अगर मैंने तुम्हारी शादी तुमसे छोटे लड़के से कर दी तो पूरे राज्य में लोग तुम पर और मुझ पर हंसेंगे। तो मैं क्या करूं? क्या अपने पैर छांटकर खुद को छोटा कर लूं या अपनी गर्दन काटकर छोटी हो जाऊं? धैर्य रखो बेटी, मैंने सुना है 3 समुद्र पार एक 9 फीट का लड़का रहता है। हालांकि आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा कोई लड़का है तो मैं तुम्हारी शादी उससे ही करवाऊंगा। मैंने कुछ आदमियों को उस लड़के के बारे में पता करने भेज दिया है। उसी राज्य में नेपो नाम का एक बौना रहता था। नेपो के परिवार में कोई भी उतना गड्ढा नहीं था, पर किसी कारण से नेपो की लंबाई बहुत कम रह गई थी। नेपो के दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। वे किसी तरह नेपो से छुटकारा पाना चाहते थे। वे डटकर नेपो से घर और बाहर का काम कराते ताकि नेपो परेशान हो जाए और घर छोड़कर भाग जाए। नेपो, घोड़े को छुड़ा लाओ। ठीक है भैया। नेपो कुछ देर बाद वापस लौट आया तो उसके भाई ने कहा, नेपो, बाजार से सब्जी लेकर आओ। कुछ देर बाद नेपो बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो उसके भाई ने कहा, नेपो, दोबारा बाजार जाओ और गेहूं के बीज ले आओ। भैया, आपने मुझे गेहूं के बीजों के बारे में पहले क्यों नहीं बता दिया? अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। दोबारा जाने में कौन सी परेशानी है? तू घर पर रहकर क्या अंडे देगा? फटाफट जा और जो सामान मंगाया है लेकर आ। नेपो अपने भाइयों की डांट सुन लेता और अपने भाइयों का ऑर्डर पूरा कर देता। बदले में उसे 2 वक्त का खाना मिल जाता। मुझे नहीं लगता कि नेपो इस तरह हमारा पीछा छोड़ने वाला है। उसे खाना देना बंद करना होगा, तभी वो हमारा पीछा छोड़ेगा। एक दिन नेपो जब बाजार से घर लौटा तो उसकी दोनों भाभियों ने उसे बता दिया
कि वह अब उसे और घर में नहीं रख पाएंगे। नेपो बेचारा लड़ना भी नहीं जानता था। वो अपने कपड़े लेकर अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा। नेपो जब जंगल किनारे से गुजर रहा था तो एक जहरीला तीर अचानक उसकी पीठ में आकर घुस गया। नेपो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। वो तीर मारिया ने चलाया था। मारिया उस समय जंगल में शिकार कर रही थी। उसका निशाना चूक गया और तीर बोने को जा लगा। मारिया बोने को उठाकर महल ले गई। उसका घाव साफ करके उसने नेपो की मरहम पट्टी की, लेकिन नेपो को होश नहीं आया। मारिया ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि नेपो को होश आने में कुछ घंटों का समय लग सकता है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, अपने तीर से किसी की जान खतरे में डाल दी। मारिया रात में नेपो के बराबर में ही सो गई। मारिया का चाचा मारिया को मारकर मारिया के पिता का राज्य हासिल करना चाहता था। उस रात वह पहरेदारों को चकमा देकर मारिया की हत्या करने के उद्देश्य से मारिया के कमरे में घुस आया। उसने देखा मारिया सो रही है। इसी बीच नेपो को होश आ गया। नेपो ने जब नकाबपोश को अपनी कमर से चाकू निकालते देखा तो वह उसका इरादा समझ गया। नेपो के बराबर की मेज पर वही तीर रखा हुआ था जो नेपो को लगा था। नेपो ने तीर उठाया और फेंक कर नकाबपोश को मार दिया। जहरीले तीर से नकाबपोश बेहोश होकर गिर पड़ा। नेपो ने मारिया को उठाया। मारिया ने नकाबपोश को बांधा और उसका नकाब उतारा। चाचा, आप मुझे मारना चाहते थे? मारिया ने तुरंत ही अपने पिता को बुला लिया और वे सारी सच्चाई समझ गए। मारिया को जब पता लगा कि नेपो ने उसकी जान बचाई तो मारिया नेपो को दिल दे बैठी। कुछ दिनों बाद जब नेपो स्वस्थ हो गया तो मारिया ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं नेपो से शादी करना चाहती हूँ। मारिया, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? नेपोलियन की लंबाई तो औसत लंबाई से बहुत कम है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लंबाई कितनी है। वो मुझसे जान से ज्यादा प्यार करता है। बेटा, वो तुम्हारे योग्य नहीं है। वो मेरे योग्य है। उसने मेरी जान बचाई। इससे बड़ी योग्यता और क्या होगी? राजा ने मारिया से मना किया, लेकिन मारिया ने जिद की कि वो नेपो से ही शादी करेगी। आखिरकार राजा ने एक शर्त रखी। नेपो को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। राज्य में एक जंगली सुअर ने कहर मचा रखा है। अगर नेपो उसे जिंदा पकड़ लाया तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करा दूंगा। नेपो को एक तीर कमान देकर जंगली सुअर के शिकार के लिए भेज दिया गया। नेपो को तीर कमान चलाना भी नहीं आता था। नेपो ने देखा कि नगर के बीच में एक छोटा सा चर्च है। नेपो जंगली सुअर के पास गया और उसने सुअर पर एक पत्थर फेंका। सुअर ने नेपो पर हमला कर दिया। नेपो तेजी से दौड़ता हुआ चर्च के पास पहुंचा। उसने चर्च का दरवाजा पहले ही खोल दिया था। नेपो चर्च में घुस गया। सुअर भी उसके पीछे गया। चर्च में सामने की दीवार पर छोटी सी खिड़की थी। नेपो खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया और पीछे से आकर उसने तुरंत चर्च का दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह नेपो ने जंगली सुअर को जिंदा पकड़ लिया। राजा नेपो की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया।